ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी की आज छुट्टियों के बाद पहली क्लास है, या कहो छुट्टियों नहीं तो आप सभी की एग्जाम चल रही थी। तो एग्जामिनेशन के बाद आज काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं। तो आपको याद होगा एग्जामिनेशन के पहले, रिवीजन के पहले हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, कि जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब फिर से लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद करने के पहले सबसे पहले मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है। जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर करने के लिए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जैसे स्क्रीन पर ही क्वेश्चन दिखेगा। आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मान लो अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर बी है, तो बी के आगे जो सर्कल है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा वोट पर, तब आपका आंसर सबमिट हो जाता है। फिर से आप बैक करोगे, वापस से इस वाले स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चलती रहेगी। पोल के दौरान आपका चैट बंद रहेगा, चैट में नहीं दिख पाओगे। कोई भी डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना, या फिर जब मैं पोल एंड करूंगा तो फिर चैट ऑन हो जाएगा, फिर चैट में डाउट भी पूछ सकते हो, अपना आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, ट्राई करना कि सभी का आंसर आए, 100% बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सही या गलत कोशिश करना है आपको सही करने का। अगर गलत भी होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस करके आपको ठीक कर पाऊंगा। ठीक है, आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, कोशिश करना सही करने का, करना जरूर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था। तो लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल। देखो, इसको तीन चीज में मैंने बोला था, तीन चीज चेक करना होता है यहाँ पर। जो भी समीकरण, सबसे पहले तो देख लो समीकरण होना चाहिए। समीकरण होने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है कि एक एलएचएस होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो समीकरण होना चाहिए। उसके बाद उसमें कितने चर आने चाहिए? एक ही चर होना चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण नाम से क्लियर, एक चर होना चाहिए। अगर एक्स को यूज करो तो सिर्फ 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 एक्स को यूज करेंगे, अगर वाई को यूज करेंगे तो वाई को यूज करेंगे। एक से ज्यादा चर नहीं आना चाहिए, दो चर एक साथ नहीं आने चाहिए। और चर का जो घात है, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक कहने का मतलब चर का जो घात है, मैं देखो बार बार ये नोटिस करता हूँ, बताता हूँ आपको कि हमें जो घात देखना है वो चर का देखना है, वेरिएबल का देखना है। चर का जो घात है कितना होना चाहिए, कोई बता सकते हो? चर का मैक्सिमम घात या घात कितना होना चाहिए? वेरी गुड, तो इरफान कह रहे हैं सर चर का घात 1 होना चाहिए। लीनियर होने का मतलब पावर 1 होना चाहिए, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आना चाहिए, और वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल आना चाहिए। तो बस उदाहरण से देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया 2x+7। मुझे बताओ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? आंसर अब आपको देना है, मैंने पढ़ा दिया। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? देखो नहीं, यहाँ पर आप बोलोगे सर यह तो समीकरण ही नहीं है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। देखो यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो हमें तो तीनों चीज चेक करना होता है। एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, समीकरण भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर यह एक समीकरण ही नहीं है, तो ये कहेंगे नो। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं, उदाहरण 2 लिख रहा हूं। मैंने लिखा 2x+3y बराबर 8। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? ये बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो चर आ गया, एक्स और वाई, दो अलग अलग चर आ गए ना। चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जो इंग्लिश के अल्फाबेट यूज करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर आ गया, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, यह भी नहीं होगा। मैं तीसरा उदाहरण लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2x+3 बराबर 13। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्या? देखो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि सर ये समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन है ना, तो समीकरण तो है, पहला चीज चेक हो गया। दूसरा, कितने चर है? तो सिर्फ एक ही चर तो दिख रहा है, एक्स। सिर्फ एक चर एक्स है, तो आप बोलोगे सर एक ही चर है। उस चर का घात कितना है? तो घात 1 है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक भी है, समीकरण भी है, और एक ही चर है, तो ये वाले को कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक और उदाहरण देख लो। अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 9 बराबर 8, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्या? देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं ना, तो आप बोलोगे सर ये एक समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन समीकरण है। उसके बाद मुझे यह भी दिख रहा है कि सिर्फ एक ही चर है, सिर्फ एक्स है, लेकिन चर का घात कितना है? चर का घात 2 है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है। और रैखिक नहीं है तो हम कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यह पावर जो है, इसका घात जो है वो 2 दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो तीनों ही चीज हमें चेक करना होता है, एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और वो समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना सभी लोग आंसर करने की। ठीक है, बहुत ही बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है।
तो ऑप्शन ए ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी तो आपको सामने दिख ही रहा है, बाकी तो ठीक है, सी और डी। ठीक है, देखो कौन सा हमारा सही उत्तर है। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आपको पोल में जाकर आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए, बस आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी ये है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन दिखे गए है ना। चलिए देख के बताइए कौन सा आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीन चीज चेक करना होगा, समीकरण होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, और उसका चर का जो घात है वो एक होना चाहिए, चर का अधिकतम घात जो है वो एक होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहचानना है, ए बी सी या डी। तो 15 सेकंड रुकते हैं, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है अभी तक। तीन बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कर दीजिए पोल में। तो अभी 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, और अभी लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात यह है कि आप सभी ने ट्राई किया, लेकिन शायद काफी दिन हो जाने के कारण कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है। कोई बात नहीं, अभी सीखिएगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसको चेक करने जाऊं एक एक करके सभी ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए को मैं जैसे ही देखा, मुझे दिख रहा है सर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, भले ही इसमें सिर्फ एक चर है और चर का घात भी एक ही है, एक्स प्लस एक्स का ऊपर घात एक है, तो रैखिक भी है ही, और इसमें चर भी सिर्फ एक है। लेकिन तीसरा कंडीशन समीकरण भी तो होना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये एक समीकरण नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ हमारा आंसर? क्योंकि हम कहेंगे सर ये समीकरण नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कहेंगे सर ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है, एक्स माइनस 1/2 बराबर 0। अब x माइनस 1/2 बराबर 0 कहने ही का मतलब क्या हुआ, ये एक समीकरण है, इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि सर एलएचएस भी है आरएचएस भी है। तो पहला कंडीशन सही हो गया कि समीकरण है। दूसरा चीज मुझे बताइए, इसमें कितने चर लिखे गए? सिर्फ एक चर x ही तो लिखा गया ना, सिर्फ एक ही चर लिखा गया है x। तो हम कहेंगे सर एक ही चर है, और इस चर के ऊपर घात कितना है, चर का घात कितना है? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब घात एक रहा होगा सर यहाँ पर, तो रैखिक भी है ना, तो आप बोलोगे सर ये रैखिक भी है। तो यस, तो तीनों ही कंडीशन मिल गया। सर ये रैखिक भी है, एक ही चर है, और समीकरण भी है, तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दो चर दिख गया, कुछ भी मैं नहीं देखूं, समीकरण है, उसके बाद मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर तो चर जो है वाई भी है जेड भी है, दो चर आ गया ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये तो दो चर आ गया, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें एक चर वाला चाहिए था। ऑप्शन डी को क्यों नहीं बोल रहे हो आंसर? ऑप्शन डी क्यों नहीं हो रहा? देखो ये समीकरण भी है, आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, उसके बाद मुझे दिख रहा है चर भी सिर्फ एक ही चर है, लेकिन उस चर का अगर मैं घात देखूं तो मुझे बताओगे इसका घात कितना है? चर का घात कितना है? पावर 2 है, इसलिए वेरी गुड इरफान। आप बोलो सर यहाँ पर चर का घात जो है वो 2 है, तो हम कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण हो गया। चर का अगर मैक्सिमम घात 2 होता है तो उसको द्विघात कहते हैं, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो समझ में आया कि बी ए क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ और डी क्यों नहीं हुआ? आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? बी होगा, कि बी वाला जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको पहचानना था। जितनी गलती होगी कोई बात नहीं, आपको समझना था, समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए, अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो आज जो हम लोग नया पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था, समीकरण का हल। और समीकरण को हल करने का काफी मेथड होता है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वो पक्षांतरण विधि पढ़ना है। ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मेथड, है ना। अब देखेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन सीधे मैं ट्रांसपोज मेथड पे जाने के पहले आपको ये जानना चाहिए कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समीकरण को हल करना मतलब क्या। तो किसी भी समीकरण को हल करना का मतलब, अगर कोई आपसे कहता है कि समीकरण को सॉल्व कर दीजिए,
तो हल करने का मतलब, सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें उपस्थित चर का मान, जो भी आपका वेरिएबल है ना, जो भी एक्स वाई जेड के टर्म दिख रहे हैं, उसी का मान बताना है, उसी का मान निकालना है। मतलब अगर हमारा चर एक्स है तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, अगर चर वाई है तो आपसे वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, चर अगर एम है तो एम का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये समझ में आया? उसमें जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। अब जो भी वैल्यू निकलता है, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लाइन दिखा गया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप सभी ने कई बार सुना होगा समीकरण को संतुष्ट करना, मतलब समीकरण को सेटिस्फाई करना। तो समीकरण का जो हल होता है, मतलब एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू निकालोगे तो कोई नंबर आएगा, है ना? तो वो जो नंबर आएगा, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, जो भी उसका आंसर होगा, वो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? चर का जो भी मान दिया गया है या जो भी उसका हल है, उस मान पर उस समीकरण का जो एलएचएस है, जो बायां पक्ष है, वो दायां पक्ष के बराबर होगा। इस चीज को नोट करिएगा, अपने दिमाग में बार बार बोल करके नोट कीजिएगा। समीकरण का हल होने का मतलब ही होता है कि उस मान पर समीकरण को संतुष्ट करना, और समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाना। ये समझ में आया? अब अगर किसी भी मान पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है तो हम कहेंगे समीकरण को संतुष्ट करता है, और समीकरण को संतुष्ट करेगा तो समीकरण का हल होगा। और अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं आएगा तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है? चलिए और देखते हैं उदाहरण से। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुझे बताइए, क्या x बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है? बस आपको बताना है यस या नो। अभी हल करने के लिए नहीं बोला गया, बस आपको चेक करना है कि समीकरण का हल है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? आप बोलोगे सर x बराबर 3 दिया गया ना, x बराबर 3 पर, है ना, x बराबर 3 पर इस समीकरण का एलएचएस क्या है, बायां पक्ष क्या है? एलएचएस करने का मतलब इक्वल टू के बाएं तरफ जो लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर एलएचएस है 2x-2, है ना? तो आप क्या करोगे, x का मान पुट कर दोगे। तो x का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर बोलोगे सर x के जगह पर 3 रखना है हमें, है ना, 3 रख दीजिए। तो 2 × 3 - 2, सॉल्व करिए। 2 × 3 करोगे 6 मिलेगा, 6 - 2 करेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। सिंपल है। अब एलएचएस का मान 4 आया। आरएचएस बता सकते हो कितना है यहाँ पर? आरएचएस कितना है? इक्वल टू के दाएं तरफ। तो आप बोलोगे सर इक्वल टू के दाएं तरफ हमें 4 दिख रहा था, आरएचएस यही है ना, तो आप बोलोगे सर 4 है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि सर एक्स बराबर 3 पर एलएचएस जो आया वो आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है? और एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एलएचएस आरएचएस का बराबर आने का मतलब एक्स बराबर 3 इस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है ना? और अगर संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो हल होगा, हल होगा। तो हम कहेंगे सर यस सर, ये इसका हल होगा। समझ में आया? अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा, मान लो कभी आपने ऐसे पुट किया और एलएचएस कुछ और आ गया, 4 के अलावा कुछ और आता, 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता, तो उस केस में क्या कहेंगे? उस केस में बोलेंगे सर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और संतुष्ट नहीं करेगा तो हल नहीं होगा। बस इतना। समझ में आया? चलो ये तो ठीक है कि हम लोग चेक कैसे करेंगे। अब ये क्या हुआ, ये हमने दिखा कि हम लोग चेक कैसे करते हैं किसी समीकरण का हल है या नहीं है। यस या नो वाला आएगा तब तो कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपसे पूछा जाए कि हल है या नहीं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण का हल बताइए, सॉल्व करके बताइए। तो उसको करने का तरीका होता है पक्षांतरण विधि, यानी ट्रांसपोज मेथड। अब ट्रांसपोज मेथड क्या करता है, समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इक्वल टू का साइन रहेगा। इसके बाएं तरफ कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, कुछ पद लिखे रहेंगे, है ना? और इसके दाएं तरफ भी कुछ पद लिखे रहेंगे। अब ये पद आपस में प्लस माइनस, अभी मैं बस प्लस माइनस बनाया हूँ, लेकिन प्लस माइनस गुना भाग सभी से जुड़े रहेंगे। ठीक है? इसमें चर भी रहेगा, अचर भी रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा। ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारा जो एलएचएस है, जो बाएं तरफ है, यहां पर बस हमारा चर वाला क्वांटिटी रहे। मतलब जहां भी वेरिएबल रहे तो वेरिएबल वाला टर्म हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी के लिए हम लोग यही ट्राई करेंगे कि लेफ्ट साइड में एलएचएस में हमेशा वेरिएबल वाले को रखेंगे। ठीक है? राइट साइड में क्या करेंगे, राइट साइड में जितने भी अचर क्वांटिटी है ना उसको रखेंगे, कांस्टेंट को रखेंगे, है ना, आरएचएस में। अब जरूरी नहीं कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सभी चर को लेफ्ट साइड में और अचर को राइट साइड में लिख के दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में तो कहीं पर भी कुछ भी लिख के दे दिया जाएगा।
तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ टर्म्स का अदला बदली करना होता है, मतलब उसका पक्ष बदलना पड़ता है। मतलब एलएचएस के टर्म को हो सकता है कि मैं उसको आरएचएस में ले जाऊं, बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाऊं, और दाएं तरफ वाले को बाएं तरफ लेके आऊं। अब ये करने के क्रम में हमें क्या करना होता है, हमें यही चीज सीखना है। इसी को कहते हैं पक्ष को बदलना, मतलब पक्षांतरण करना, ट्रांसपोज करना, एक टर्म को बाएं से दाएं ले जाना या फिर दाएं से बाएं लेकर आना। ठीक है, तो इसे कहते हैं पक्षांतरण। अब इसमें रूल क्या होता है कि जब भी हम पक्षांतरण करते हैं, जब भी ट्रांसपोज करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर टर्म को आप ले जाते हो, मान लो किसी टर्म को आप एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ का मतलब चाहे बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, जब भी ऐसा करोगे, जब भी आपको उसका साइड बदलोगे तो उसका साइड भी बदल देंगे। मतलब जब भी पक्ष को बदले तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। और चिन्ह बदलने का रूल क्या है कि जो भी क्वांटिटी, जो भी टर्म, जिस भी टर्म को आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जा रहे हो, अगर वो माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर वो प्लस में बन जाएगा। मतलब अगर दाएं तरफ में घटाया गया है तो बाएं तरफ वो ऐड हो जाएगा, बाएं तरफ अगर वो जोड़ा गया है तो दाएं तरफ जाकर वो घट जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। जो भी चीज राइट साइड में या लेफ्ट साइड में गुना में है, उसका अगर आप साइड चेंज करोगे, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाओगे, तो गुना से वो जाकर भाग में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर वो डिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई क्वांटिटी भाग दिया गया है तो दूसरी तरफ जाकर वो गुना हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, डेफिनेट हो सकता है, क्योंकि जब उदाहरण से करेंगे तभी जाकर क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आप साइड बदलोगे, साइड को चेंज करेंगे, तो साइन को भी चेंज करेंगे, साइन को भी चेंज करेंगे। मतलब अगर पक्ष को अगर हम लोग बदलते हैं तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। और चिन्ह बदलने का रूल यहाँ पर मैंने लिखा है, प्लस को मैं कर दूंगा माइनस और माइनस को कर दूंगा प्लस, चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, दोनों ही चीज कह रहा हूँ, बाएं से दाएं ले जाओ चाहे दाएं से बाएं ले जाओ। गुना को आप कर दोगे डिवीजन और डिवीजन को कर दोगे गुना। ठीक है, अब इसको सीखते हैं कुछ उदाहरण से, है ना, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। बस रूल को सीखते हैं, रूल में क्या क्या चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, एक्स प्लस फोर बराबर अगर 20 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, एक्स प्लस फोर अगर 20 के बराबर है, तो हल करने का मतलब आपसे हर क्वेश्चन में एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान बताइए, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, 16। कैसे आया 16? ये तो ठीक है, मुझे पता था कि आप सभी का आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 16 आया कैसे, इसको डिटेल में थोड़ा सीखें। तो आप बोलोगे सर ये 16 जो आया, इस एक्स को तो मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि वो बाएं तरफ था, अभी मैं इसको बाएं तरफ ही लिख रहा हूँ, बराबर 20 - 4, वेरी गुड। तो बोलोगे सर ये 20 जो है, 20 तो दाएं तरफ ही रहेगी, इसको तो ऐसे ही लिख दिया। इस 4 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 4 को जब उधर भेजोगे, उधर कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से मैं राइट में ले जा रहा हूँ, एलएचएस से मैं आरएचएस में ले जा रहा हूँ। तो जब भी साइड को चेंज करोगे तो साइन बदलेगा ना, तो ये प्लस का 4 क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4 बनेगा। तो हमें नोटिस यही करना था कि यहाँ पर प्लस का साइन है, उस तरफ जाकर ये माइनस का साइन बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 - 4 16। ये हमारा आंसर आ गया, ये तो बहुत ही ईजी था, 20 - 4 कर दिया, 16 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ x - 4 बराबर अगर 20 दे रखा है, तो यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर अगर मैं इस 4 को उधर भेजूं तो इस बार क्या करना पड़ेगा, x बराबर 20 क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का 4 जो है उस साइड जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के आगे देखो यहाँ माइनस का 4, 104 के बीच में माइनस का साइन है, तो 4 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस बन जाएगा प्लस, तो 20 + 4 हो जाएगा और x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 24। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अंतर दिख रहा है कि एक बार मैंने जोड़ा, एक बार मैंने घटाया। जब +4 था तो उधर जाके -4 हो गया, यहाँ -4 था तो उधर जाके +4 हो गया। अब देखो अगले में आपसे बोला गया कि 4x अगर 20 के बराबर है तो x का मान बताइए, फिर से आपको x का मान बोला गया। तो 4x लिखने का मतलब 4 और x क्या है, गुना हो रखा है, 4 और x गुना हो गया है, 4 × x है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, x के साथ 4 गुना किया गया है। अब मैं 4 को अगर बाएं से अगर दाएं तरफ भेजू, अब इस बार 20 में से 4 नहीं घटा सकते, इस बार हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, इस 4 को आप अगर बाएं से दाएं ले जाओगे तो 20 में भाग देना पड़ेगा। भाग क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो x के साथ गुना हो रखा है, तो बाएं तरफ अगर गुना है तो दूसरी तरफ जाकर वो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20/4, और ये मिल जाएगा आपको 4 एकम 4, 4 × 5 = 20, यानी आ जाएगा x का वैल्यू 5। ये हमारा आंसर आया, x का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया तो मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 7x बराबर 21 तो x का मान कितना आएगा, 7x अगर 21 के बराबर है तो x का मान कितना आएगा,
आप बोलोगे सर 7 और x के बीच में गुना हो रखा है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 21 में 7 से भाग देना पड़ेगा, और 21 में 7 से भाग दोगे तो आपका मिलेगा 3। ठीक है, तो चैट में लिख भी रहे हो सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, x बट्टा 4 बराबर 20। अब x बट्टा 4 कहने का मतलब क्या है? x में 4 से क्या किया गया है? भाग दिया गया है, और ये 20 के बराबर है। तो जो बाएं तरफ में 4 लिखा गया है, ये जो 4 है, ये 4 बाएं तरफ में भाग में है, भाग दिया गया है, तो दाएं तरफ जाकर वो गुना हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा था। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? एक सेकंड रुक जाइएगा सर। ये जो अच्छा 3 वाला नहीं समझ में आया, चलो ये वाला इसकी बात कर रहे हो क्या? इस वाले की बात कर रहे हो? माइक ऑन करके बता सकते हो साइन? चलो इसको देखते हैं, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। x/4 अगर 20 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 जाकर 20 से गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन है ना। आप बोलोगे सर x/4 है और ये 20 के बराबर है, तो 4 x के साथ भाग दिया गया है, तो 4 जब उधर जाएगा तो 20 के साथ गुना हो जाएगा। तो हम क्या आएंगे सर? x बराबर जो होगा 4 गुना 20 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये 80 आया। अब समझ में आया? चलो इसमें डाउट था, इस वाले तीसरे वाले में डाउट था ना, चलो इसको मैं बिठाकर समझा दूं। देखो 4x बराबर 20 लिखा गया था, तो 4x अगर 20 के बराबर है, हाँ 4x बराबर 20, हाँ वही डिस्कस कर लेते हैं। 4x अगर 20 के बराबर है, तो मतलब यही बोला गया ना कि 4 गुना x, इतना लिखना नहीं आपको, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 गुना x बराबर 20। ठीक है, अब 4 और x के बीच में गुना हुआ है, x 4 के साथ गुना हो गया है, तो x का मान निकालने के लिए इस 4 को मुझे हटाना पड़ेगा, मतलब 4 को बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाना पड़ेगा। तो जब मैं उसको दाएं तरफ लेके जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 20 में से 20 में 4 से भाग देना पड़ेगा। अब भाग क्यों देंगे? क्योंकि 4 और x के बीच में गुना का साइन है, ये गुना हुआ है ना। तो आप बोलोगे सर दूसरी तरफ जाएगा तो 20 को 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दोनों गुना हो रखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 पंजे 20। ये समझ में आया? अब क्लियर हुआ? तो ये क्लियर है, तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं 8x बराबर, मैं लिख दूं यहाँ पर 24, तो x का मान कितना आएगा? 8x बराबर अगर 24, मैं बेसिक से कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। वेल, तो आप बोलोगे सर 8x अगर 24 के बराबर, तो x का मान कितना होगा? इस 8 को आप हटाइए यहाँ से, तो 8 को हटाओगे तो क्या मिलेगा? 24/8। ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे लिखा रहे भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 8 3 24। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूँ 7a बराबर 42, तो ए का मान कितना आएगा? 7a अगर 42 है तो ए का मान कितना आएगा? वैल्यू आप बोलोगे सर 7 का टेबल मुझे याद है, इस ए को मैं 7 को क्या करूंगा? इस 7 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आप 42/7 लिखोगे, इधर जाके आप भाग दे दोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 7 छक 42, तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। ठीक है, वही अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ p+8 बराबर लिख दे यहाँ पर 9, तो p का वैल्यू कितना आएगा? p+8 बराबर 9, तो आप बोलोगे सर p का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 8 को उधर भेज दीजिएगा, तो आप बोलोगे सर 9 - 8, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 है ना। आप बोलोगे सर 8 जो है वो ऐड हुआ है, प्लस का है, तो उधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 8 कर देंगे और p का वैल्यू आ जाएगा 1 हमारे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मुझे बताइए इस वाले में, तो काफी आसान सा है इस वाले में। आप बोलोगे अगर मैं लिख दे रहा हूँ मैं 7 + m बराबर, मैं लिख दे यहाँ पर 10, तो m का वैल्यू कितना आएगा? 7 + m अगर 10 के बराबर है, इस 7 को उधर ले जाएंगे, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसे गुना नहीं है। इस बार आप बोलोगे सर m का जो वैल्यू आएगा 10 में से 7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 के आगे प्लस का साइन है, ऐड हुआ है, तो दूसरी तरफ जाकर घटाना पड़ेगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये टाइप 1 है, काफी आसान लगा आप सभी को। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसान सा होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा होगा। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप है हमारा, अगले टाइप पे जाने के पहले चलो ये क्वेश्चन करो, 2x - 3 बराबर 5। इसको मुझे हल करना है। 2x - 3 बराबर 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप सिंपली क्वेश्चन को मैंने लिखा 2x - 3 बराबर 5, ये कह दे रहा हूं मैं, ये टाइप नंबर 2 है। टाइप 2 में क्या करते हैं? 2x - 3 बराबर 5 लिखा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2x को तो 2x ही लिख दो। हमें कोशिश यही करना है कि बाएं तरफ पहले चर वाले को रखेंगे, तो जो अचर है, जो -3 है यहाँ पर, उसको आप दूसरे तरफ ले जाओ, है ना। तो आप बोलोगे सर 5 को तो इधर ही लिख दिया, और ये जो -3 था, ये जो -3 है, ये उस तरफ जाएगा और ये बन जाएगा +3।
समझ में आया? -3 जब उधर जाएगा तो साइन भी तो बदलेगा, तो जब भी साइड चेंज करोगे तो चिन्ह भी बदलोगे, तो -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। तो ये बन गया 2x बराबर 5 3 8, है ना, 2x का बराबर 8 आया। अब देखो आंसर नहीं बोलोगे यहाँ, अभी 2x का वैल्यू आया है, आपको तो x का वैल्यू निकालना है, हल निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो 2x बराबर 8 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 8/2, क्योंकि ये 2 अगर हम इधर से हटाएंगे तो 8 से भाग देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 2 चौके 8 यानी x बराबर 4 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी को? तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? सिंपल था, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, ट्रांसपोज मेथड ही लगाया है, पक्षांतरण विधि ही लगाया है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड में और भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा 7a + 8 बराबर 12, तो इसमें a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू बताइए, सॉल्व करना है आपको। 7a + 8 बराबर 12, तो मुझे a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 7a को तो 7a लिख दो, यहाँ पर 7a लिख दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 को उधर भेज रहा हूँ, है ना, जो कांस्टेंट वाला है, अचर वाले को मैं दूसरी तरफ भेज रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 12, ये जो प्लस का 8 है, ये प्लस का 8 क्या होगा, उधर जाकर माइनस का 8 बन जाएगा, है ना। तो ये प्लस का 8 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो साइन ही बदलेगा, तो प्लस का 8 बन गया -8, है ना। तो आप बोलोगे सर 7a का जो वैल्यू आया, तो 12 में से 8 घटाएगा तो 4 मिलेगा, 7a का वैल्यू 4 आया। अब 7a का वैल्यू 4 आया है, हमें तो a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो 7 लिख रखा है, 7 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, फिर 7 को आप हटाओगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 7 घटाएंगे क्या, नहीं, 4 में से 7 घटा नहीं सकते। आप क्या करोगे, 7 और ये दोनों तो गुना में हो रखा है, 7 और 1 गुना हो रखा है, तो 7 के साथ अगर 1 गुना है, अगर मैं 7 को हटाऊं तो 4 में 7 से भाग देना पड़ेगा, तो उधर जाकर आप लिखोगे सर 4/7, तो a का वैल्यू आया 4/7। क्लियर है ये? मैं लिख दूं 5m बराबर 9, तो m का वैल्यू कितना आएगा, 9/5 आएगा, है ना, तो इसको नीचे भेज देंगे। उसी तरीके से मैंने किया, 7m बराबर अगर 4 है तो a का वैल्यू 4/7 होगा। सिंपल। अब देखो अगले टाइप पे जाते हैं, मान लो एक से अधिक जगह पर वेरिएबल लिखा है, सेम ही वेरिएबल एक से अधिक जगह पर लिखा गया है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 12m-6 इज इक्वल टू 15 + 5m। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब m का वैल्यू निकालना है हमें। अब देखो वेरिएबल जो है, चर वाला जो टर्म है, देखो m यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, बाएं तरफ भी दिख रहा है, और दाएं तरफ भी m वाला टर्म है ना, एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है m वाला टर्म। तो मैं क्या करूंगा, m वाले टर्म को जिसमें भी चर है उसको एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5m को, इस पूरे टर्म को मैं उस तरफ भेजना चाह रहा हूँ, उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये लिख देंगे 12m-6, ये बताओ प्लस का 5m लिखूं या माइनस का 5m लिखूं। इस 5m को मैं जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो जब भी आपको पता है साइड बदलेगा, चाहे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। और 5m के आगे प्लस का साइन है, ये 15 के साथ ऐड हुआ है, तो आप बोलोगे सर प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है, तो प्लस का 5m जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 5m, और इधर जब 5m को आपने उधर भेज दिया तो यहाँ पर बस और बस 15 बचा हुआ दिख रहा है दाएं तरफ, तो यहाँ पर बस 15 दिख गया। अब हमने क्या बोला था कि दाएं तरफ वाला चर वाला होना चाहिए, मतलब सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक -6 दिख रहा है हमें, है ना, जो कांस्टेंट है, जो अचर है, तो इस 6 को आप हटा दो यहाँ से, उस तरफ भेज दो, तो आप बोलोगे सर 12m -5m बराबर कितना, 15। उसके बाद क्या लिखे, इस -6 को इधर लेके आइए, तो -6 को जब इधर लेके आओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, उधर घटाया गया था तो इधर ऐड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा प्लस का 6, वेरी गुड, प्लस का 6 बन गया, 15 + 6। अब 12m में से 5m घटा सकते हो, लाइक टर्म को आपने समान पदों को घटाने के लिए सिखाया था, 12m में से 15m घटाओगे तो 12 में से 5 घटाना पड़ेगा, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 मिलेगा, m तो ऐसे ही रहेगा 7m मिलेगा, और 15 और 6 को जोड़ोगे तो 15 6 21 मिलेगा, और 7m का मान अगर 21 के बराबर है तो m का मान कितना होगा, तो m का मान निकालने के लिए आपको सिंपली इतना करना है, अगर m निकालना हो तो m बराबर 21, इस 7 को हटाना पड़ेगा, इस 7 को आप अगर उधर लेके जाओगे तो 21 में 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो 21/7 आएगा, और जो कट के आ जाएगा 3, यानी m का वैल्यू हमारा आया 3। क्लियर हुआ ये? तो एक से अधिक जगह पर भी वेरिएबल लिखा रहे, दाएं तरफ भी वेरिएबल था, बाएं तरफ भी वेरिएबल था,
तो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये टाइप 2 हुआ हमारा, सॉरी टाइप 3 कर लिया ना, 3 टाइप का हमने कवर कर लिया। तो टाइप 3 हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में प्रैक्टिस करना है इसकी। चलो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसी वाले टाइप का क्वेश्चन है। 2k+9 बराबर 3 - k। चलो इसको आप लोग सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है। मतलब आपसे बोला जा रहा है हल कर दे, इसका मतलब के का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। के का वैल्यू क्या होगा, ट्राई करो। यहां पर के का वैल्यू कितना निकलेगा। फिर से टाइप 3 है, सेम क्वेश्चन है। बस एक तरफ आप के वाले टर्म को रखिए, दूसरी तरफ आप कांस्टेंट वाले टर्म को रखिए, एचर वाले को रखिए। तो जो भी आंसर दोगे मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा। तो के का वैल्यू इरफान कर रहे के साथ मेरा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है 2 तो नहीं आएगा, 2 तो नहीं आएगा। इरफान फिर से चेक करो सॉल्व करके। 3 आएगा। तो एक और आंसर आ रहा है, 3 आएगा। देखते हैं क्या होगा। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखो, आप अगर सॉल्व भी कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, एलएचएस को तो सेम लिख दिया, 2k+9 को 2k+9 ही लिख दिया। देखो इसमें कोई चेंज नहीं किया, 2k+9 यहाँ पर लिखा गया था, मैंने 2k+9 लिख दिया। इस माइनस के को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, प्लस का के लिख दो, क्योंकि ये माइनस का के है ना इधर, राइट साइड में माइनस का के है। तो दूसरी तरफ जाकर वो प्लस का के बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का के बन जाएगा प्लस का के। बाकी चीजें यहाँ पर 3 है, तो 3 को तो 3 ही लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, हमें और एक चीज दिख रहा है, सर यहाँ पर 9 क्या कर रहा है। लेफ्ट साइड में 9 क्यों है, 9 तो अचर है ना, उसको हटाइए वहां से। तो 9 को हटाइए, दाएं तरफ लेके जाइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2k+k। इन दोनों को तो मैंने लिख दिया, पहले वाले को और तीसरे वाले को, उसको तो लिख दिया। लेकिन 9 को मैंने नहीं लिखा, 9 को उधर भेजेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3। ये 9 उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 9 है, उधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -का 9। अभी क्लियर है, बताइए। ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ ताकि क्लियर दिखते रहे। बताइए, अब क्लियर है। मैंने क्या किया, प्लस का 9 को उधर भेज दिया, 3 - 9 हो गया। ठीक है। अब 2k में के जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये 2k है। के कहने का मतलब 1k। 2k में अगर 1k जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3k, है ना, 3k बराबर 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा। देखो 9 में से अगर आप 3 घटाते तो आपका आंसर आता 6। लेकिन आप अगर 3 में से 9 घटा रहे हो तो आपका आंसर आएगा -6। दो तरीके से समझ सकते हो कि अगर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, या कह सकते हो सर बड़े वाला का साइन लगाते हैं। तो हम कहेंगे सर -9, ये 9 बड़ा है ना, तो इसके आगे जो भी साइन है वही साइन लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 9 घटाएंगे -6 आएगा। अब के का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3k का वैल्यू आया है। तो 3k का वैल्यू अगर -6 है तो के का वैल्यू कितना आएगा। इस 3 को हटाइए यहाँ पर से, इस 3 को हटाइए। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -6/3, क्योंकि 3 और के गुना हो गया है। दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग हो जाएगा। तो -6/3 का आने का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, आप बताओगे। के का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 नहीं है, -2 है। ठीक है, तो बस छोटी सी गलती की थी आपने इरफान, -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 9 घटाना है तो माइनस का साइन आएगा ना। लेकिन आपका मार्क्स कट जाएगा अगर आप 2 बोलोगे तो, क्योंकि 2 नहीं होगा। इस समीकरण का हल 2 बिल्कुल नहीं होगा, 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा -2। तुक्का करने लग गए थे। नहीं, आपको सॉल्व करना है, तुक्का कभी नहीं करना है। अच्छा 3, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। समझ में आ गया इस ये वाला, सभी को क्लियर है। अगर डाउट है तो बता दो, फिर से रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया 2 टाइप। दो अगला जो टाइप है, ये कोई टाइप नहीं है, सिंपल सा ही है। इसमें कोई भी नया चीज नहीं मिलेगा, बस आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन। मतलब देखो, ये जो संख्या लिखा गया था इस वाले में, ये समझिएगा। ये जो नंबर लिखा गया था 9 और 3, ये 9 और 3 की जगह पर कोई दशमलव संख्या भी लिख के दिया जा सकता है, डेसिमल नंबर भी लिख के दिया जा सकता है। हो सकता है कोई परिमेय संख्या लिख के दे दिया जाए, है ना, भिन्न वाला नंबर। तो बस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा गया है 3y+5/3 इज इक्वल टू 20/3 -
2y। अब देखो यहाँ पर दो नंबर जो दिख रहा है कांस्टेंट वाला नंबर देखिए, तो वो दोनों क्या है, अचर जो है वो परिमेय संख्या है। तो बस परिमेय संख्या का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया था, है ना। तो इसको देखिए अगर मैं करूँ तो आप क्या करोगे, एलएचएस को तो सेम लिख दो, पहले स्टेप में तो मैं कुछ नहीं कर रहा, 3y+5/3 ही लिख दिया, ठीक है, इसको तो सेम लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो चर वाला वेरिएबल वाला टर्म है ना दाएं तरफ में, उसको मैं बाएं तरफ लेके आ रहा हूँ। तो किसको लाना पड़ेगा, ये दो आपको दिख रहा है ना -2y, इस वाले को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाओ, है ना, उधर लेके जाओ। तो ये -2y क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर उधर जाएगा तो ये +2y बन जाएगा। जब भी इसका पक्ष बदलेगा तो चिन्ह भी बदलेगा ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी कि आप उठा के लेकर उधर चले जाओगे, तो साइन भी बदलना पड़ेगा। तो -2y +2y बन गया। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में यहाँ पर लिख देंगे 20/3, ठीक है, यहाँ पर 20/3 लिख देंगे, क्योंकि -2y तो हटा दिया तो 20/3 बचेगा। अब यहाँ पर बस चर वाला को लिखो, जहां जहां वेरिएबल है, तो 3y और 2y इन दोनों में वेरिएबल था, मैंने लिख दिया। बराबर के बाद क्या लिख दिया, यहाँ पर 20/3, क्या छूट गया 5/3। तो इस 5/3 को मैं क्या करूंगा, 5/3 को मैंने क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था ये सर अचर है, कांस्टेंट है। तो इस 5/3 को मैं उधर लेके जाऊंगा, है ना, उधर लेके जाऊंगा। उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ प्लस का 5/3 है, बस सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि 20/3 को लिख देंगे -5/3, सॉरी 5/3 को लिख देंगे -5/3। क्लियर है, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़िए, तो 3y को 2y से जोड़ोगे तो 3y+2y आ जाएगा आपका 5y बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको एक मैंने रूल बताया था कि अगर हमें परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना हो और अगर उसका हर सेम है, तो हर सेम है तब तो काफी आसान हो जाएगा, a+c/b+c अगर है तो इसमें सिंपली आप क्या करोगे, सर बोलोगे सर यहाँ भी c है यहाँ भी सी है, तो आप क्या करोगे, नीचे में एक बार सी लिखोगे और ऊपर वाले ए और बी को आप जोड़ देते हो, तो यहाँ पर लिख दोगे सर a+b/c आता है, तो वही यूज कर लो। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो मैंने 3 लिख दिया, एलसीएम 3 आ गया और 20 में से 5 घटा देना है। और आपने डिसाइड कर लिया था कि 20 में से 5 घटाने में 15 आएगा, तो सीधे 15 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आएगा 15/3। 15/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 3×5 = 15, मतलब हमें दिख रहा है इसको सॉल्व करने पर कि 5y का जो मान है सर 5y आ रहा है 5 के बराबर। अब 5y अगर 5 के बराबर आ रहा है तो y का मान कितना होगा, इस 5 को हटाइए यहां से, तो आप 5 को हटाओगे तो क्या करोगे 5/5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 और y गुना हो रखा है, तो गुना वाले चीज को आप अगर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो 5/5 करना पड़ेगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने का मतलब आपका 1 मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि x/x करेंगे तो 1 मिलेगा, हाँ, किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 5/5, 5 × 5 और 5 × 5 कट के वो 1 बचेगा, तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू कितना है, 1 आया, जैसा आप सभी का चैट में आंसर भी आ रहा था। समझ में आया, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लोगे। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 खत्म, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। हो सकता है कभी भिन्न के जगह पर आपको दशमलव संख्या को जोड़ना घटाना पड़े, ठीक है। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर कर दो इसको, टाइप नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूँ 2x+5, चलो इसको मिटा रहा हूँ सारी चीजें, क्वेश्चन देखिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x+5 बट्टा में 3 बराबर 7, ठीक है। अब यहां से आपसे बोला जा रहा है कि हल करिए, तो हल करने का मतलब तो चर का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू बताना। अब देखो यहाँ पर आप 5 को, इसको समझिएगा इंपॉर्टेंट है, अब 5 को आप उधर नहीं भेज सकते, इस 5 को आप तब तक नहीं भेज सकते जब तक वहां से नीचे से 3 नहीं हटेगा, ठीक है। नीचे से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा, हर को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब इस 3 को कैसे हटाए, 3 को आप कैसे हटाओगे, मुझे ये बताइए। अगर मैं लिख दूं a/5 बराबर 8, तो a का वैल्यू कितना होगा, बस इतना बता दो। a/5 अगर 8 के बराबर है तो a का वैल्यू कितना होगा। आप क्या बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, a का वैल्यू 8 आएगा, नहीं, अच्छा आंसर 8 आएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, इस वाले का बताइए। a/5 बराबर 8 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, इस 5 को हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर गुना हो जाएगा क्योंकि 5 भाग दे रखा है ना। तो 8 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 5 × 8, है ना, 5 को 8 से गुना कर देंगे। तो जो नीचे में लिख रखा है ना उसको उधर ले जाएंगे तो गुना करना पड़ेगा, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको मैं सॉल्व करूँ तो इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 7 के साथ वो गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2x+5 का वैल्यू जो होगा 3 × 7, है ना, 3 × 7, यानी 2x+5 का जो वैल्यू आएगा 7×21 आएगा, ठीक है।
यानी 2x का वैल्यू कितना आया, 2x का वैल्यू 21 माइनस 5, 21 माइनस 5, इस 5 को उधर भेजा, ठीक है। अब यानी कि 2x का वैल्यू कितना आ रहा है, 21 में से 5 घटाओगे तो 16 मिलेगा। अब अभी 2x का वैल्यू आया है, हमें तो x का वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू अगर 16 है तो x का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, 16/2 कर देंगे और 2 8 16 आ जाएगा। तो आंसर आप सभी का आ रहा था 8, ठीक है। तो आप सभी का आंसर 8 आ गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x का आंसर 8 होगा, ठीक है। चलिए, अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आप मुझे यस लिख के बताइए, और कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा 2 3, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन रहा आपके लिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा रहेगा, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। और चैट आपका बंद किया जा रहा है और आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 72 है, बोला गया इस समीकरण को हल करिए। इक्वेशन दिखा गया है y+2 बराबर 6। अब देखो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोशिश करो कि सभी का आंसर सही सही आए। मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो 2 को हटाएंगे वहां से। हटाने का मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाएंगे। तो बाएं से अगर दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो जब भी किसी क्वांटिटी का आप अगर साइड चेंज करते हो, मतलब पक्ष बदलते हो, तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। काफी अच्छी बात है कि जितने बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर अभी तक सही है। तो एक आंसर गलत है, एक को छोड़कर बाकी सभी आंसर सही है। तो ट्राई करो आंसर करने की। अच्छा, इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। y+2 अगर 6 के बराबर है तो y क्या रहा होगा, y का मान क्या होगा। तो 10 सेकंड रुकते हैं, चलो 15 सेकंड रुकते हैं। 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट और जिनका आंसर नहीं आया, तो बैठे मत रहिए, जाकर आंसर करिए, ठीक है। सभी को आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर रहा हूँ, चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम सभी का तो आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर मुझे गलत दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर y+2 बराबर अगर 6 है, मुझे निकालना क्या है, y का वैल्यू पता करना है। हल करने का मतलब क्या, चर का मान निकालना, तो y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना होगा, आप इस 2 को हटाइए, यहाँ पर से जो प्लस का 2 लिखा है ना, इसको आप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस प्लस के 2 को मैं दाएं तरफ लेके जाऊंगा, बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाऊंगा। तो जब दाएं तरफ लेकर जाओगे तो 6 में से क्या करना पड़ेगा, इस 2 को घटाना पड़ेगा। तो 6+2 बन जाएगा, y+2 बन जाएगा 6-2, है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो प्लस का 2 था, ये जो प्लस का 2 था, जो दाएं तरफ गया तो माइनस का 2 बन गया, है ना। माइनस का 2 बन गया, तो 6-2 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर y का वैल्यू कितना आया, 6 में से 2 घटाकर 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आया। ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कैसे आ रहा था, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन डी था, तो आप उधर भी ले जाकर जोड़ दे सकते, 6 में 2 नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते थे, y+2 बराबर अगर 6 है तो y का मान क्या होगा, यही सोचना है ना, कि हम 2 में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए। तो y में हमें क्या, y के जगह पर हम क्या रख दें कि जो 2 में जोड़ने पर 6 आ जाए। तो आप कहोगे सर y के जगह पर हम अगर 4 रख दें तो 4 में 2 जोड़ने पर 6 आ जाता है, तो इसका मतलब y का वैल्यू 4 रहा होगा, है ना। ऐसे भी सोच सकते थे, y का मान 4 होगा, है ना। तभी तो हमारा 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 8 अगर रख दोगे तो 8 और 2 तो 10 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 4 आंसर आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है टाइप 2 का या 3 का, है ना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करोगे सभी लोग। तो चैट में बंद कर दे रहा हूँ और पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको, पहले सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 3z+4 बराबर 6+z, ठीक है। और हल करने का मतलब आपको पता है, जेड का मान बताना है, मतलब उसमें जो भी चर है उसका मान बताना। तो यहाँ पर चर तो हमें जेड दिख रहा है ना। तो जेड का मान बताइए। तो 3z+4 बराबर, अच्छा हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिए।
हो सकता है इस क्वेश्चन में हड़बड़ी करोगे तो छोटी छोटी मिस्टेक के कारण आप आंसर गलत कर दो। ठीक है, तो अपना टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पोल अभी एंड किया जा रहा है, अपना टाइम लो, सॉल्व करो। अगर आप श्योर हो कि यही मेरा आंसर होगा तब जाकर पोल पे आंसर करिए। ठीक है, 3z+4 बराबर 6+z है, तो जेड का वैल्यू कितना होगा? बस बैठे नहीं रहना है, कोशिश करते रहना है आपको। और जिनका हो गया है, जो बच्चे का पोल में आंसर आ गया, क्योंकि कुछ बच्चे का आंसर मुझे दिख रहा है ना, पोल में काफी बच्चों ने कर दिया आंसर। तो अगर आपने पोल में आंसर कर दिया तो बस वेट कर लो, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर करेंगे फिर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो 3z+4 बराबर 6+z है। एक मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, जितनी जगह पर जेड लिखा गया है, जो भी हमारा चर वाला टर्म है, जहां जहां भी हमारा वेरिएबल है, उसको आप एक तरफ लिख लो, है ना। मतलब एक तरफ करने मतलब एलएचएस में लिख लो। और जो कांस्टेंट है, जो अचर वाला टर्म, उसको आप आरएचएस में लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल कैलकुलेशन है, समान पदों को जोड़ने या घटाने का प्रोसेस जो होगा वो तो करना होगा, उतनी बेसिक कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी रुकते हैं थोड़ी देर। चलिए, तो अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, 20 सेकंड और। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हो। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड और है। अभी भी मुझे कुछ दिख रहा है, जो बच्चे ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था इस वाले का आंसर अभी तक नहीं आया है। इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या? चलिए, इसको मैं समझाऊंगा, उसमें आप देखना क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चैट में लिख के या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। 5, लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों के आंसर गलत आए हैं। और ये गलत क्यों हुआ? अगर आपको ये समझ में आ गई थी तो आपको अगर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको। आंसर क्या होगा अभी देखते हैं, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना आप क्या क्या गलतियां आपने की है, क्योंकि आंसर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है ना। तो इतने सारे आंसर तो नहीं आएंगे ए बी सी डी में, कोई एक ही सही होगा, है ना। जेड का मान या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, है ना। देखते हैं क्या होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आंसर आप कॉपी मत किया करो, जब समझाता हूँ ना, एक दूसरे का कॉपी मत किया करो, जो आपको आंसर आता है वही चेक लिखा करो, उससे मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखो यार, आप बोलोगे सर ये 3z को तो मैंने 3z+4 को तो सेम लिख दिया, 3z+4 लिख दिया। एक सेकंड में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस 3z+4 को तो मैंने एज इट इज सेम लिख दिया, 3z+4। अब मैं क्या करूंगा, ये जेड वाला टर्म है, जो हमारा चर वाला टर्म है, जहां पर वेरिएबल है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा। मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। तो प्लस का जेड जो है, जेड यहाँ के आगे, यहाँ देखो प्लस का साइन है ना, तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा आएगा माइनस का जेड बराबर। अब दाएं तरफ क्या होगा, यहाँ पर जेड को तो आपने उधर भेज दिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। इतना समझ में आया सभी को? यस या नो, इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में गए कि सर जेड को बस मैंने उधर भेजा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे दिख रहा है 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 तो हमारा एक कांस्टेंट है ना, तो उसको तो राइट साइड होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। तो 4 को उधर भेज दोगे आप, है तो 4 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दोगे। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं 3z-z बराबर, इसको लिखा 3z-z बराबर 6। यहाँ पर क्या लिखे, प्लस का 4 या माइनस का 4? प्लस के साथ या माइनस के साथ? देखो यहाँ पर प्लस का 4 था, लेफ्ट साइड में प्लस का 4 है, तो दाएं तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आया मैंने कैसे किया? ये समझ में आया? ठीक है, तो प्लस का 4 को मैंने लिख दिया माइनस का 4, मतलब बस साइड को बदला तो चिन्ह बदल दिया। अब 3z में से जेड घटाना है। 3z में से जेड घटाने का मतलब क्या हुआ, 3z-1z। तो आप बोलो सर 3z में से 1z घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और जेड का तो जेड रहेगा, तो ये मिलेगा आपका 2z। तो इसको सॉल्व किया, 2z मिला। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 मिलेगा, तो 2z का मान 2 आया। अब देखो 2z का मान 2 आया ना, अभी तो जेड का मान निकालना था हमें, हमें तो जेड का वैल्यू चाहिए। तो आप जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर जेड का वैल्यू अगर निकालना है, 2z अगर 2 है, तो 2 के साथ जेड गुना हो गया है, जेड 2 के साथ गुना है,
तो जब उसको दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग करना पड़ेगा, 2/2 करना पड़ेगा, ये 2 के नीचे चला जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर 2/2 लिख देंगे। और किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने का मतलब अंश और हर अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब जेड का मान 1 आ जाएगा। तो समझ में आया, जेड का मान 1 आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। और काफी सारे बच्चों का आंसर ए सी डी भी थे, तो सारे गलत थे, ए सी डी। अभी बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन? जिनका भी गलत हो गया था कोई बात नहीं, अब समझ में आना चाहिए। अगर मैं दोबारा से ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो सही होगा ना? ठीक। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट स्टेप को मैं बता दूं, 2z बराबर 2 था, तो z का वैल्यू कितना आएगा? 2/2। और अंश और हर अगर सेम है, x/x मैंने बताया था कि 1 होता है, तो ये 1 होगा, कट जाएगा 2 से 1 बार, 2 1 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन में बोला गया है 2y प्लस 5/2। 2y में 5/2 जोड़ा गया और बोला गया 37/2 के बराबर है। तो हल करिए, और हल करने का मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलो। तो अभी आपका समय है, पोल का समय आपके लिए होता है, सोल्व करिए इसको। और पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, चैट आपका बंद रहेगा। y का वैल्यू बताइए। तो ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन तो सेम है, बस यहाँ पर करना क्या है, परिमेय संख्या कह सकते हो या भिन्न कह सकते हो, परिमेय संख्या का जोड़ या घटाओ, है ना। पहले 2y का वैल्यू निकाल लीजिए, 2y का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर y का वैल्यू निकल जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हड़बड़ी नहीं करना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। आप लोग हड़बड़ी में क्या करते हो? छोटी छोटी गलतियां करते हो बस। ठीक है, और यही गलती अगर एग्जाम में कर दोगे तो फिर नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से करिए, ये सोचो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 2y का वैल्यू निकालिए, 2y निकल जाएगा तो फिर y का वैल्यू भी निकल जाएगा। पहले आप 5/2 को शिफ्ट करिए दाएं तरफ। ठीक है, उसके बाद परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव बताया था, है ना। और ये तो और भी आसान है, यहाँ पर जो भी दो परिमेय संख्या दिख रहा है ना, उनका हर सेम है, दोनों ही जगह 2 दिख रहा है नीचे में, तो ये तो और आसान हो गया। अगर दो परिमेय संख्या का हर सेम रहता है तो उनको जोड़ना हो या घटाना हो, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करिए अभी, अभी बिल्कुल समय है, आराम से करिए। 2y प्लस 5/2 37/2 के बराबर है, तो आपको हल करना है। हल करने का मतलब उसमें प्रेजेंट, इस इक्वेशन में प्रेजेंट चर का मान निकालना है, और यहाँ पर चर y है तो y का मान आपको बताना है। तो अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, इनफैक्ट अभी 9 बच्चों का आंसर दिया है। ठीक है, तो अभी तो समय लेते हैं, अभी रुकते हैं थोड़ा, जैसे ही सभी का आंसर आता है डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हालांकि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बस वेट कर लेते हैं। चलो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड और। अगर आपको लगता है कि और भी समय चाहिए, 25 सेकंड से भी ज्यादा समय चाहिए, और मैं पोल को एंड करने वाला हूँ, तो चैट तो आप नहीं लिख पाओगे चैट में, पोल में आप बोल दे, सॉरी माइक ऑन करके आप बता सकते हो। कभी भी आपको अगर समय ज्यादा चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी जाइए, जाकर पोल सेक्शन में अपना वोट करिए। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसा नहीं सोचता है कि सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल सॉल्व करिए, जो भी आपको लगता है आंसर जरूर करिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैट ऑन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 2y प्लस 5/2 अगर 37/2 के बराबर है। देखो यहाँ पर आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, मतलब सारे ही आंसर आ गए हैं फिर से आप सभी के। तो सारे आंसर तो नहीं सही होंगे, कोई एक ही सही होगा ना, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, यहाँ पर आपको बोला गया 2y प्लस 5/2 अगर 37/2 के बराबर है, तो 2y का वैल्यू कैसे निकलेगा? आप लोग इसे अगर 2y लिख दे
बस इस 2y को लिख रहे हैं। मतलब बाएं तरफ तुम्हारा सब चर वाला होना चाहिए, तो इस 5/2 को आप उधर भेज दोगे, और उस साइड अगर भेजोगे तो आप क्या लिखोगे, 37/2 -5/2। ठीक है, 5/2। तो 37/2 में से 5/2 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाया? क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, तो राइट साइड जाकर तो माइनस हो जाएगा। तो 37/2 में से 5/2 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या लिखेंगे, 2y बराबर 37/2 में से 5/2 घटाने का तरीका काफी आसान है। आप बोलोगे सर यहाँ भी 2 है हर में, यहाँ भी 2 है हर में, तो नीचे में तो आप 2 लिख दोगे, जो भी एलसीएम है नीचे में 2 लिख दोगे, सेम लिख दोगे। 37 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर लिख दोगे 37 - 5। कौन सा रूल यूज किया, a/c - b/c। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर c लिख देंगे और ये a - b कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज था, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, आप बोलोगे सर 2y का जो वैल्यू है 37 में से 5 घटाया तो ये 32 मिला, 32/2। अब 32 2 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। आपको याद है 16 गुना 2 32, 16 को 2 से गुना करेंगे 32 आएगा। तो 2 से अगर 32 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, या 2 से 32 को आप भाग भी लगा के चेक कर सकते हो, तो ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सॉल्व करने पर 2y का जो मान है वो 16 के बराबर आया। अब 2y का मान अगर 16 के बराबर तो y का मान कितना आएगा, अब आंसर दिया है अभी आपका, अभी तो y का मान हमें बताना है। तो y का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर y का मान जो आएगा इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस 2 को आप कैसे हटाओगे, 2y के साथ गुना हुआ है तो बाएं तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 16 को 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी 16/2 कहने का मतलब 8 आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर 2 × 8 = 16। तो y का मान कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें मुझे बताओगे क्या डाउट हुआ था आपका, क्योंकि काफी कम बच्चों के आंसर ऑप्शन डी थे। इसमें कहां पर आपने गलती कर दी, ये बताओगे। और अब समझ में आ गया ना, अब समझ में आ गया। अगर फिर से ये क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, और बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो कि सर यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर ये आपका गलती हो गया। जैसे चैट में कुछ बच्चे लिख रहे थे कि आपका आंसर गलत हो गया, ये वाला सही है, करेक्ट करके। ठीक है, चलिए तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो।